हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू टेस्ट कोच बाय यश चांद प्लेटफॉर्म। मैं हूं शितांशु सौरभ, आपका रीजनिंग मेंटर फॉर दिस सेशन। एंड रीजनिंग के इस नए सेशन में आपका दोबारा स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टुडे वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट कवर किया, जिसमें मैंने आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक्स के बारे में बताया। कौन कौन से टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आप सीयूईटी के एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सिखाया। जो बेसिक आइडिया है किसी भी प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले का, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा, उसी चैप्टर या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम आगे कवर करेंगे। लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग होंगे एज कम्पेयर टू पार्ट वन। आज हम थोड़ा सा अपने लेवल को अप करेंगे सो दैट एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान ना कर पाए और आपने उस तरह के क्वेश्चन की डेफिनेटली प्रैक्टिस की हुई हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। लेकिन सेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा दूं दैट सीयूईटी की डेट्स आ चुकी हैं, सिटी इंटीमेशन लेटर सबको मिल चुका है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर हो चुकी है, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर हो चुका है। आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो। और बहुत जरूरी बात मैं आपको ये बताऊं दैट अब जब आपको पता है कि आपका एग्जाम का शिफ्ट कौन सा है, तो मैं हर एक कैंडिडेट को रिकमेंड करूंगा सेम टाइम पर अब आप डेली मॉक देना शुरू करिए। सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जीटी का पेपर देना है 3 बजे से 4 बजे के बीच में, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपका जीटी का जो पेपर का शिफ्ट है वो 3 to 4 PM का है। तो जब 3 to 4 PM का आपका पेपर का शिफ्ट है, तो अब मैं डेली 3 to 4 PM पर जीटी का एक मॉक देना शुरू करूंगा। डेली जीटी मॉक एट द सेम टाइम, ठीक है। 3 to 4 PM पर आपको डेली अब अपने बॉडी को यूज टू कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 3 बजे से 4 बजे के बीच में, सपोज आपकी आदत है आप सो रहे होते हो खा पी के, रोज 2 से 4 की आपकी एक नींद होती है, एक स्लीप होती है दोपहर की। अब कैसे आप अपनी बॉडी से ऑन दी डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये एक्सपेक्ट करोगे कि 3 बजे से 4 बजे तक आपका दिमाग एक्टिव होगा, आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपको सारे ट्रिक्स याद होंगे, आप स्लीपी फील नहीं करोगे, आप यॉन नहीं कर रहे होगे, आप जमाइया नहीं ले रहे होगे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? जब आपकी बॉडी उस तरह से ट्रेंड नहीं है, तो उस दिन कोई मिराकल तो होने वाला नहीं है। उस दिन तो आपकी बॉडी उसी फेज में रहेगी और आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से कि भाई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी और दिमाग फंक्शन करे। नहीं हो सकता, क्लियरली नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम टाइम पर, जैसे कि आपका जो टाइमिंग है एग्जाम शिफ्ट का, सेम टाइम पे आप डेली आपको जीटी का मॉक देना है। और नॉट ओनली जीटी का मॉक, वर्बल का जो भी आपका एग्जाम डेट है वो सेम टाइम पे होना चाहिए। आपके डोमेन के जो एग्जामिनेशन की डेट है, जो शिफ्ट है, सेम टाइम पे आपको डोमेन के भी मॉक देने हैं, अब से लेके एग्जामिनेशन डेट तक। अगर ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अटेम्प्ट 10 से 12 15 मार्क्स या क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे हर दिन, हर एग्जामिनेशन में। यू डोंट इवन रियलाइज दैट। अब मॉक देगा देना कैसे है, कहां से लाए मॉक? तो मॉक आपको मिल रहा है टेस्ट कोच बाय यश चांद प्लेटफॉर्म पर। भाई यश चांद पब्लिकेशन की किताबें आप बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक अलग अलग साल में अलग अलग सब्जेक्ट की आपने बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो जाके अपनी सारी किताबें पुरानी देख लो। तो इस प्लेटफॉर्म ने आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे, टेस्ट कोच बाय यश चांद प्लेटफॉर्म ने बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे आपको मॉक अवेलेबल कराया है। तो 299 रुपीज में आपको कंप्लीट मॉक मिलता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, साइंस के दोनों स्ट्रीम हो, पीसीबी हो, पीसीएम हो। इसमें आपको कितने टेस्ट मिल रहे हैं? 50 टेस्ट, प्रॉपर 50 टेस्ट मिल जाएंगे आपके पास। दिन भी उतने नहीं बचे हुए हैं। अगर आप डेली 2 मॉक भी देना शुरू करोगे, तब भी शायद आप ये सारे मॉक खत्म ना कर पाओ। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप 40-45 मॉक तो एटलीस्ट दे दो एग्जाम से पहले। और अगर आपको केवल जीटी का मॉक लेना है, यू आर ओनली कंसर्न अबाउट योर जीटी का प्रिपरेशन, तो दैट मॉक 50 टेस्ट इज अवेलेबल ओनली एट द रेट ऑफ 99, ठीक है। ये एक हफ्ते का रिचार्ज होता है आपका, 1 वीक का रिचार्ज है, द सेम प्राइस यू आर पेइंग फॉर दिस मॉक 50 टेस्ट। तो इट्स नॉट अ चार्ज एट ऑल, ये तो मैं इसको फ्री मानूंगा। आपको फ्री में ही ऑलमोस्ट दिया जा रहा है सारे के सारे मॉक्स। तो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप ये मॉक उठा के प्रैक्टिस करना शुरू करिए। सेम टाइम सेम शिफ्ट पे प्रैक्टिस करिए, बॉडी को यूज टू बनाइए। आप जब 1 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करोगे या 2 घंटे डेली बैठने की प्रैक्टिस करोगे, तो आप बॉडी भी धीरे धीरे ट्रेनिंग ले लेगी, आपका दिमाग भी ट्रेंड हो जाएगा। तो ऑन दैट नोट शुरू करते हैं अपने टॉपिक को।
सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं डिस्कस। और सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खास करके एक ऐसा चैप्टर है जहां पर स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। जिस क्वेश्चन को आप आराम से 2 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो उसको करने में आप 5-6 मिनट का वक्त लेते हो और फिर आप खुद से एक्सपेक्ट करते हो कि आपका सिलेक्शन होगा, जो कि नहीं होगा। अगर आप सेम क्वेश्चन को 2 गुना ज्यादा टाइम में, 3 गुना ज्यादा टाइम में कंप्लीट कर रहे हो तो कंप्लीट करना बहादुरी नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है ग्लोरिफिकेशन करने का चीज कि हाँ मेरे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन या पजल के क्वेश्चन सही बनते हैं। अरे बनते हैं तो ठीक है, बट कितने मिनट में कितने वक्त में बनते हैं, दैट इज व्हाट इट मैटर्स। तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले तो ये सीखा कि भाई दो चीजें आएंगी, लीनियर अरेंजमेंट या आप उसको रो बेस्ड अरेंजमेंट भी कहते हो। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, दैट इज सिंगल रो वाली प्रॉब्लम्स आएंगी और डबल रो वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। इससे ज्यादा आपको कवर नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में केवल यही दो टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्लोज फिगर अरेंजमेंट में, तो क्लोज फिगर अरेंजमेंट में आपके पास दो चीजें होंगी, दैट इज सर्कल बेस्ड और स्क्वायर बेस्ड, ठीक है। तो सर्कल बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड स्क्वायर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में एक और बात बताई थी, दैट किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो आप ये मत सोचना कि आपको कोई ट्रिक बताएगा, कोई फॉर्मूला बता देगा और फॉर्मूला अप्लाई किया आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको हर क्वेश्चन में 2-3 बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। क्या है? पहला कि कोई श्योर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अच्छा, श्योर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अगर मुझे कोई श्योर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं उसको टारगेट करूंगा सबसे पहले, या फिर टारगेट द एलिमेंट which has maximum information, आप उस एलिमेंट को टारगेट करो जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई बी के बारे में 4 बातें बताई गई, तो मैं बी से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। आपको दिखाई दे रहा है कि सी के बारे में 2 या 3 बातें बताई गई हैं, तो मैं सी को टारगेट करूंगा सबसे पहले। तो श्योर इन्फॉर्मेशन या फिर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन या फिर कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ 2 पॉइंट मुझे किसी सेम एलिमेंट के बारे में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, तो उनको मैं टारगेट करूंगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? बात तो आती है कि सर ये तो आपने बता दिया, बट इसको देखेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले एक बर्ड आई व्यू लेना पड़ेगा। ये आप तब कर पाते हो जब आप एक हैबिट डेवलप करते हो कि कोई भी क्वेश्चन मैं अगर दूं आपको तो आप तुरंत उसको विद इन 15 सेकेंड्स, विद इन 20 सेकेंड्स एक बर्ड आई व्यू से स्कैन कर लो। जैसे क्विक स्कैन करते हैं ना हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को, 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट का क्वेश्चन है, अगर मैंने क्विक स्कैन कर लिया पूरे क्वेश्चन को तो इससे पता चल जाएगा कि भाई मैं क्वेश्चन को कहाँ से शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि अगर गलत तरीके से आपने क्वेश्चन को शुरू किया तो आप परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन आप 4 या 5 डिफरेंट क्वेश्चन का टाइम किल करके उसको सॉल्व करो, और वो बिल्कुल भी एक सही डील नहीं होती पेपर में। वो आपको सिलेक्शन की जगह रिजेक्शन की तरफ लेके जाएगा। वो क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आप 2 गुना 3 गुना ज्यादा टाइम लेते हो तो नो पॉइंट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, या यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी सिलेक्टेड ओवर देयर। तो ये सारी बातों को हम प्रैक्टिस के थ्रू ही कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक सेशन हमने किया हुआ है, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा, बेसिक्स नहीं सीखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाना, चैनल पर हो, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाइए, वहाँ पर रीजनिंग की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से बना के रख दी गई है आप लोगों के लिए, बनी हुई है। वहाँ पर आप जाके देखोगे कि सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 आपको दिखाई देगा, वो आप कवर करोगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में होमवर्क के तौर पर दिया था, ठीक है। दिस वाज टेकन एज अ होमवर्क। तो इस होमवर्क क्वेश्चन को आई होप कि आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। नहीं कवर किया है, आपको कुछ डाउट रह गए थे, तो चलो शुरू करते हैं इसको। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे हम लोग इसको कवर करते हैं। हाँ, अभी देखो आपसे क्या बोला गया, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। कितने लोग सर्कल में बैठे हुए नहीं बताया गया, टोटल नंबर ऑफ पीपल नहीं पता, लेकिन हर एक व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहा है ये पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्कल बनाऊंगा।
सर्कल बनाकर छोड़ दूंगा, यहाँ पर मैंने कोई भी एरो या लोकेशन नहीं बनाई। ठीक है, अब मैं पूरे क्वेश्चन को स्कैन करूंगा कि मैं क्वेश्चन को शुरू कहां से करूं। टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, सी सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि बी के बारे में पहले पॉइंट में इंफॉर्मेशन है, दूसरे पॉइंट के में भी इंफॉर्मेशन है। सी इज द नेबर ऑफ डी एंड ई, यानी कि सी सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में है। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि डी थर्ड और फोर्थ पॉइंट में है। तो देखो एक कनेक्टिविटी मिलती चली आ रही है। 1 2 में एक एलिमेंट है, देन 2 3 में कोई दूसरा एलिमेंट है, 3 4 में कोई तीसरा एलिमेंट है। तो भाई कनेक्टिविटी तो दिख रही है, मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपने क्या बोला, आपने बोला कि टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन, अच्छा एक और सर्कल भी बनाकर रख लेते हैं इन केस वी रिक्वायर दैट, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो आपने बोला टू पीपल बिटवीन ए एंड बी एंड सी इज सेकंड टू दी राइट ऑफ बी। ये पहले दो पॉइंट में आपको ये जानकारी दी गई है। तो टू पीपल बिटवीन ए एंड बी, अगर मैंने ए को यहाँ रखा तो 1 2 के बाद यहाँ पर बी आ जाएगा, टू पीपल बिटवीन ए एंड बी। और एट द सेम टाइम अगर मैंने ए को यहाँ रखा तो 1 2 टू पीपल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि बी को ए के राइट में भी रख सकता हूँ, बी को ए के लेफ्ट में भी रख सकता हूँ। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो टू पीपल बिटवीन ए एंड बी, ये क्लियर है। अब बात आती है सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में सेकंड पोजीशन पर सी बनाओ, तो बी के राइट में फर्स्ट एंड देन सेकंड, दिस इज सी। यहाँ पर बी के राइट में सेकंड पोजीशन पर सी है, तो ये सी आ गया। तो बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ, सॉरी सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो बी के राइट में दूसरे पोजीशन पर आपने सी बना दिया, दोनों में सी आ चुका है। फिर आपने अगले पॉइंट में बोला दैट सी इज द नेबर ऑफ डी एंड ई। गौर करो, सी डी और ई का पड़ोसी है, तो ये अगर सी है और वो डी और ई का पड़ोसी है तो इतना तो क्लियर है कि इनमें से कोई डी होगा और इनमें से कोई ई होगा। सी डी और ई का पड़ोसी है, नेबर है। अच्छा, इस वाले डायग्राम में सी को डी और ई का नेबर नहीं बना सकते क्योंकि सी ऑलरेडी ए का नेबर तो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अगर आप डी या ई में से कुछ रखोगे तो दूसरी साइड तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम तो फेल हो चुका है, ये डायग्राम ये कैंसिल हो चुका है, इसको हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट, फिर आप बोलते हो एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, एफ को थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी बनाना है। अब एफ को थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी बनाना है तो मेरे पास डी को लेके दो ऑप्शन है। अगर मैं ये वाला डी बनाता हूं तो एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डी के लेफ्ट में पहला, डी के लेफ्ट में दूसरा, डी के लेफ्ट में तीसरा, ये एफ होना चाहिए, बट ये तो बी बैठा हुआ है यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि ये डी नहीं होगा, दिस इज ई। जो कंफ्यूजन था डी को लेके वो क्लियर हो गया, ये ई है एंड नाउ दिस इज डी। और एफ को थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी बनाना है तो फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ये एफ आ गया। तो अभी तक ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। फिर नेक्स्ट बोला गया थ्री पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में काउंट करना शुरू करो तो ए और सी के बीच में तीन लोग हैं। तो ए और सी के बीच में तीन लोग हैं व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए और सी के बीच में तीन लोग काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। तो ये ए है, ए के लेफ्ट में काउंट करोगे तो इधर, तो 1 2 3, तीन लोगों के बाद यहाँ पर मैंने सी बना दिया, देखो। तो काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए का मतलब इधर चलना है, एक दो तीन लोगों के बाद सी बैठेगा। अच्छा, अभी आपने क्या बोला, जे इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। जे जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ ई है, तो जे को इमीडिएट राइट ऑफ ई बनाना है। अच्छा अच्छा, एक वेट 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 वेट, हाँ जे से पहले मेरे डायग्राम में तो सी ऑलरेडी था। ठीक है, पीछे आते हैं, चलो। आपने बोला कि थ्री पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। तो ये तो सी बैठाया हुआ है, ये ए है, और ए के लेफ्ट में अगर मैं जाऊंगा, ए के लेफ्ट में जाऊंगा तो ए और सी के बीच में तीन लोग हैं। तो ए के लेफ्ट में जाऊंगा तो ए और सी के बीच में तीन लोग हैं, तो यहाँ पर तीन लोग होने चाहिए। ये तो सी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ था ना ऑलरेडी, मुझे सी दोबारा बैठाने की जरूरत तो है नहीं। तो ए के लेफ्ट में अगर मैं चलूंगा तो ए और सी के बीच में तीन लोग होने चाहिए। तो उन तीन लोगों में से एक तो ई बैठा हुआ है ऑलरेडी, तीन लोगों में से ए और सी के बीच में तीन लोग हैं, उनमें से तो ई एक तो बैठा हुआ है, एक और एक और, ये देखो 1 2 3, ये तीन मैंने बना लिया। तो ए के लेफ्ट में काउंट करो, 1 2 3 के बाद सी बैठा हुआ है, ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। और अब आपसे बोला गया जे इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई के इमीडिएट राइट में, तो ई का इमीडिएट राइट ये है, ये जे है। आपसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग अराउंड दिस टेबल।
तो कितने लोग हैं इस टेबल के में बैठे हुए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द आंसर इज 9। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या केवल एक ही क्वेश्चन वो पूछेंगे, क्या इतने मेहनत करने के बाद मुझे केवल 5 नंबर मिलेगा सीईटी के जीटी के पेपर में? नहीं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो कम से कम 3 क्वेश्चन का एक सेट होगा, या हो सकता है 4 क्वेश्चन का एक सेट होगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन का एक सेट मतलब 15 से 20 नंबर, 15 to 20 मार्क्स आर एट स्टेक। तो उसको आपको कवर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। जल्दी से एक बार नजर डाल लो। ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये डबल रो अरेंजमेंट है, यानी कि 2 रो में आपको लोगों को अरेंज करना है, और इन 2 रो में अगर आपको लोगों को अरेंज करना है तो आप कैसे अरेंज करोगे वो आपको देखना है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ओवरव्यू ले लिया होगा, और हिंदी में जिन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है उन्होंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आपसे क्या बोला गया कि 5 लोग हैं सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग साउथ, और 5 लेडीज हैं सिटिंग इन द सेकंड लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन फेसिंग नॉर्थ, यानी कि 10 लोग हैं टोटल, 5 नॉर्थ 5 साउथ। ठीक है, तो 10 लोग हैं, 5 नॉर्थ 5 साउथ, तो ये बना लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। 5 ABCD साउथ की ओर देख रहे हैं, ये 5 मेल है, ABCD ये साउथ वाले हैं, MNOPQ ये नॉर्थ वाले हैं। चलिए पहले तो ओवरव्यू लेंगे, बर्ड आई व्यू की तरह से एक बार स्कैन करेंगे क्वेश्चन को, ये डिसाइड करने के लिए कि भाई क्वेश्चन शुरू कहां से करना है। पहला पॉइंट, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज ऑपोजिट टू क्यू, यानी कि बी डी के लेफ्ट में है और बी ऑपोजिट टू क्यू है, बट अभी पता नहीं है कहां पर होगा। सी एंड एन आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर, आपने बोला कि सी और एन डायगनली ऑपोजिट है, यानी कि अभी भी 2 चॉइस है ना। आप सी को यहाँ बैठाओगे तो एन यहाँ आ जाएगा, सी को यहाँ बैठाओगे तो एन इधर आ जाएगा। तो अभी भी वी आर गेटिंग 2 चॉइसेस, कंफर्मेशन नहीं है, आगे देखते हैं। E इज ऑपोजिट टू O हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M, यानी कि O को O के ठीक राइट में, सॉरी M के ठीक राइट में O बनाना है, और E O के ऑपोजिट है। P जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ Q इज ऑपोजिट टू D, फिर M इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द लाइन, यानी कि M के बारे में एक और जानकारी हो गई। तो अब अगर आप क्लियरली देखो तो M के बारे में मुझे 2 इंफॉर्मेशन तो दिखाई दे रही है। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर है देखो, और दूसरी इंफॉर्मेशन M के बारे में मुझे ये दिखाई दे रही है। और ये मुझे कब दिखा? जब मैंने पूरे क्वेश्चन को स्कैन किया। विदाउट स्कैनिंग अगर आप सोचो कि आपका टाइम बच जाएगा, नहीं हो सकता। M इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द लाइन, M किनारे पर बैठा हुआ है, तो देखो M के पास 2 चॉइस है, ये वाला किनारा या ये वाला किनारा। और M को जहां भी रखोगे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा O हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M, यानी कि O को M के ठीक राइट में बनाना है। तो इमेजिन करो कि अगर ये वाला M है तो M के ठीक राइट में आप O कैसे बनाओगे? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि ये M नॉट पॉसिबल। जब O बाहर चला जाएगा तो फिर M ये गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पर M होगा और M के ठीक राइट में O होगा। ये तो क्लियर हो गया। और इसी पॉइंट पे आपसे एक बात और बोली गई, दैट E इज ऑपोजिट टू O। E जो है ऑपोजिट टू O है, तो देखो E यहाँ पर आ गया ऑपोजिट टू M के ठीक राइट में O, E इज ऑपोजिट टू O। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो क्या मैं ये डायगनली ऑपोजिट वाला पॉइंट ले सकता हूं? अब सोचो, C एंड N आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर। अब आपको बोला गया कि C और N डायगनली ऑपोजिट है, तो C और N डायगनली ऑपोजिट है, तो ये वाला तो डायगनली ऑपोजिट में C और N को नहीं दे सकता ना, क्योंकि ये तो M हो गया। तो C और N को डायगनली ऑपोजिट होना है, तो इसका मतलब है कि ये केवल ऐसे ही होगा। अच्छा, C और N डायगनली ऑपोजिट है, तो C तो इस साउथ रो में बैठा हुआ है, साउथ फेसिंग रो में, और N नॉर्थ फेसिंग रो में बैठा हुआ है, तो ये N है। डायगनली ऑपोजिट का मतलब होता है ऑपोजिट एंड पॉइंट। आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि इसको आप डायगनली ऑपोजिट नहीं बोलोगे, दिस इज नॉट डायगनली ऑपोजिट या दिस इज नॉट डायगनली ऑपोजिट। डायगनली ऑपोजिट का मतलब आपके ऑपोजिट एंड पॉइंट पर बैठे हुए लोग, ये दोनों डायगनली ऑपोजिट हैं, ये दोनों डायगनली ऑपोजिट है केवल। चलिए, तो सी और एन डायगनली ऑपोजिट हो गया। अब देखो, अगर मैं नॉर्थ फेसिंग रो की बात करूं तो केवल 2 कुर्सियां खाली हैं,
तो इनको अरेंज करना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो इनके बारे में कुछ कहा गया है क्या, जरा गौर करते हैं। हाँ, आप अगर सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ोगे तो देखो क्या बोला गया, पी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। पी जो है वो जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है, तो पी को क्यू के लेफ्ट में रखना है, तो ये क्यू आएगा, और क्यू के लेफ्ट में आपने पी बना दिया। पी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू ये बन गया, तो ये वाली रो तो कंप्लीट हो गई। अब इसी लाइन में बोला गया था पी हु इज जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू कॉमा इज ऑपोजिट टू डी, यानी कि पी ऑपोजिट टू डी है। पी किसके ऑपोजिट है, डी के, तो पी ऑपोजिट टू डी, यहां पर डी आ गया। अब डी के बारे में कुछ कहा गया है क्या, यस कहा गया है, देखो बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। जैसे कोई नया एलिमेंट आता है मैं उसको टारगेट करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि मुझे अगली इंफॉर्मेशन या अगली प्लेस को रिजॉल्व करने में हेल्प मिले। तो आपने बोला है ना, देखो बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी का मतलब ये बी होगा, डी के ठीक लेफ्ट में आपने बी को बना दिया। और अब तो मुझे कुछ नहीं देखना है, बिकॉज ये तो लास्ट पर्सन है, ये ए होगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपसे पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। इनमें से कौन सा पेयर डायगोनली ऑपोजिट है, बताओ। डायगोनली ऑपोजिट तो मेरे पास एम और ए है, या फिर सी और एन है, तो एम और ए है क्या, यस एम एंड ए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का सेट या 4 क्वेश्चन के सेट में मिलेगा। डोंट थिंक कि सर क्या फायदा, इतनी मेहनत करके केवल एक क्वेश्चन मिल रहा है तो इससे बेटर है कि हम इसको छोड़ दें। नहीं नहीं, आपको एक अच्छी डील मिलेगी इस क्वेश्चन के साथ, 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में भी, यानी कि 15 से 20 मार्क्स के लिए आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, इतनी मेहनत करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये हमने कवर कर लिया क्या, ये तो हो गया ना, ABCD 5 मैन। हाँ ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, दिस इज सेम क्वेश्चन, सेम एज 2। ठीक है, तो वो तो हमने कवर कर ही लिया है। अब देखो इसमें आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, अगर मुझे आंसर देख के बताना ही पड़ता तो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड टू द राइट ऑफ ओ इज एन, तो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ इज एन, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सेट का ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन किसी भी सेट के साथ आपको मिलेंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्लीज गो थ्रू दिस, पॉज कर दो स्क्रीन, या स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, एंड देन विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। पहले चीज तो आपको ये मैं दिमाग में आपके बिठा दूं दैट आपको 2 वेरिएबल तक के क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं CUT में। ये 2 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम कहा जाता है, जिसमें आपको केवल लोगों को ही अरेंज नहीं करना है, इसमें आपको उसके फेवरेट कलर या फेवरेट कार या फेवरेट सिटी टू विजिट या कोई भी चीज आपको सेकंड वेरिएबल में दी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 8 लोग हैं, हर इंसान अलग अलग गेम खेलता है, ये 8 गेम के नाम दिए हुए हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। यानी कि 8 लोगों को मुझे अरेंज करना था, और 8 के 8 लोग सर्कुलर टेबल में है, तो 8 लोगों को मुझे कैसे बनाना है, 4 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड एवरी पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, पहला काम एक क्विक स्कैन कर लो, क्वेश्चन को बिना स्कैन के मत अप्रोच करना। ए हु प्लेज गोल्फ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ए और ई के बारे में बात हुई है। द वन हु प्लेज बेसबॉल इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, इस बार 2 नई चीजें आ गई, बेसबॉल और डी। फिर नेक्स्ट डी हु प्लेज बैडमिंटन इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अब यानी कि डी और बी का कनेक्शन है, तो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट कनेक्टेड है। बी हु कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, बी ई के बगल में नहीं बैठ सकता, ठीक है। सी हु प्लेज फुटबॉल इज बिटवीन चेस एंड बेसबॉल, चेस और बेसबॉल के बारे में बात हुई है। जी इज अ टेनिस प्लेयर एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज अ क्रिकेटर। यानी कि अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपने पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3
ये कनेक्टेड पॉइंट दिए हुए हैं, फिर उसके बाद मैं आगे कुछ सोच सकता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 सेकंड एंड थर्ड के साथ शुरू करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ए और ई के बारे में आगे चल के कुछ और नहीं कहा गया। ई के बारे में एक और जानकारी है, विच इज सेइंग बी हु इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ई। तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये निगेटिव पॉइंट है, मतलब ये एलिमिनेटरी पॉइंट है, इससे हम अरेंजमेंट में कोई हेल्प नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, आप पॉइंट नंबर 2 एंड 3 के साथ शुरू करो। मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूं जिससे आप उन पॉइंट्स को कवर करोगे जहां से आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है कि आपको सपने में आ गया कि भाई यहां से शुरू करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं। आपको कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। तो पहला अगर मैं लेता हूं, ये दवानु प्लेस बेसबॉल इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। चलो देखते हैं। दीवानु प्लेस बेसबॉल इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो ये डी है, तो फर्स्ट सेकंड ये बेसबॉल हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, डी हु प्लेस बैडमिंटन इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। डी जो बैडमिंटन खेलता है और ये सेकंड टू द राइट ऑफ बी है। सेकंड टू द राइट ऑफ बी का मतलब बी यहां होगा, तभी तो बी के सेकंड टू द राइट डी बैठा हुआ है। देखो जब भी कभी सेकंड टू द राइट या सेकंड टू द लेफ्ट की बात होगी तो बीच में एक का गैप। तो आपने बोला ना कि डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि डी और बी के बीच में एक का गैप। तो डी और बी के बीच में देखो एक का गैप है, दिस इज वन गैप ऑफ वन। और आप बोलो कि सर गैप ऑफ वन तो इधर से भी दिख रहा है, तो यहाँ पर बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बी लूंगा तो डी बी के लेफ्ट में आ जाएगा, बी के लेफ्ट में आ जाएगा, जबकि बोला गया डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अच्छा, बी के बारे में आपने क्या बोला, बी के बारे में क्या बोला गया, दैट बी हु कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू ई। अच्छा, बी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ई का मतलब यहाँ पर आप ई को नहीं रख सकते, यहाँ पर आप ई को नहीं रख सकते, ई को इन दोनों प्लेसेस पर हम नहीं रख सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपने बोला दैट सी हु प्लेज फुटबॉल इज सिटिंग बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ चेस एंड बेसबॉल। सी खेलता है फुटबॉल, किसके बीच में बैठा हुआ है, चेस और बेसबॉल वालों के बीच में। तो सी फुटबॉल खेलता है और चेस और बेसबॉल के बीच में बैठा हुआ है। तो मैंने कल यानी कि पार्ट 1 में आपको क्या बताया था, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव चेयर चाहिए आपको। सी फुटबॉल खेलता है और चेस और बेसबॉल के बीच में बैठा हुआ है, तो यानी कि फुटबॉल बीच में, एक तरफ चेस दूसरी तरफ बेसबॉल, ये 3 लगातार कुर्सियां आपको चाहिए। तो देखो ये आपको पता है कि ये बेसबॉल है, आपने बोला कि सी को फुटबॉल खेलना है और चेस और बेसबॉल के बीच में, तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं सी, तो बेसबॉल और चेस के बीच में इसको बैठना था। तो ये बेसबॉल है, ये तो चेस नहीं हो सकता, ये तो बैडमिंटन है, इसका मतलब ये सी नहीं होगा। तो दूसरी तरफ चलते हैं, लेट्स गो ऑन दिस साइड। सी चेस और बेसबॉल के बीच में, तो ये चेस होगा, और सी क्या खेलता है, फुटबॉल। आई होप ये बात समझ में आ गई। सी फुटबॉल खेलता है चेस और बेसबॉल के बीच में, ठीक है। अब मेरे पास 2 पॉइंट बचे हुए हैं। एक तो ये है कि जी टेनिस प्लेयर है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज अ क्रिकेटर, यानी कि जी और एच के बीच में एक का गैप। भाई सेकंड टू द लेफ्ट बोलो या सेकंड टू द राइट बोलो, तो एक ही का गैप होगा ना। तो जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी कि जी और एच के बीच में एक का गैप। जी टेनिस खेलेगा और एच क्रिकेटर है, ठीक है। तो जी और एच के बीच में एक का गैप है, जी टेनिस प्लेयर एच क्रिकेटर है, ये भी मुझे रखना है। और आपने क्या बोला है, ए हु प्लेज गोल्फ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब यहाँ पर बोला है ए गोल्फ खेलता है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, यानी कि ए और ई के बीच में कितने का गैप, 2 का गैप। थर्ड टू द लेफ्ट बोलो या थर्ड टू द राइट बोलो, बीच में कितने का गैप, 2 का, यानी कि ए और ई के बीच में 2 लोग होने चाहिए। तो ए गोल्फ खेलता है, ए और ई के बीच में 2 लोग होने चाहिए। अब चलो जरा ट्राई करते हैं। ये काम थोड़ा इजी लग रहा है बिकॉज ई को आपने इन दोनों लोकेशन से हटा दिया। अच्छा, ई अगर मैं यहाँ रखूं, तो ई और ए के बीच में 2 का गैप, यानी कि ई यहाँ है, 1 2 के बाद ए यहाँ आ सकता है, ई यहाँ है, 1 2 के बाद ए यहाँ आ सकता है। ये 2 ऑप्शन है, ई को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब ई को मैं यहाँ रख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ तो, ई अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 के गैप के बाद ए यहाँ आ जाएगा। ई यहाँ रखता हूँ तो 1 2 के गैप के बाद ए यहाँ आ सकता है, दोनों तरफ ए आ सकता है, तो ये भी ई पॉसिबल है। ई के लिए ये भी एक पोजीशन है।
अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ तो एक दो के बाद ए यहाँ नहीं आ सकता, बट एक दो के बाद ए यहाँ आ सकता है क्या? सोचो, आ सकता है? एक दो के बाद ए नहीं आ सकता, बिकॉज ए को तो गोल्फ खेलना है, ए को तो गोल्फ खेलना है। तो इसका सीधा मतलब है कि ई इस केस में 1 2 के बाद यहाँ भी नहीं आ सकता ए। अगर आप ई को यहाँ रखते हो तो एक दो के बाद ए यहाँ नहीं आ सकता, ई को यहाँ रखते हो तो एक दो के बाद ए यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ई को तो यहाँ से हटा ही दो। तो ये दो लोकेशन है ई के बारे में बात की करते हुए। चलो इसको ब्रेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दो ई के लोकेशंस हैं तो इनको ब्रेक करो। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि सेम डायग्राम को मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि सर इसके आगे क्या करें, अब तो बात बन नहीं रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आलस में आ जाते हैं कि सर अब क्या करें, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली ब्रेकिंग माय डायग्राम। डायग्राम ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, आप उसी को कॉपी कर लेते हो। ये चेस, सी फुटबॉल, देन दिस इज बेसबॉल, देन उसके बाद ये डी बैडमिंटन, देन ये बी। ठीक है, अब देखो आपने बोला था कि ई के पास दो ऑप्शन है। एक बार मैं ई को यहां रखता हूं, ठीक है, दूसरी बार मैं ई को यहां रख रहा हूं। नो, नॉट दिस वन, ये तो आपने मना कर दिया था, दिस इज ई। ठीक है, चलो ई के पास ये दो ऑप्शन है, नो डाउट। तो जब आपने ई को यहां रखा है तो आप क्या बोलते हो, ए प्लेस गोल्फ एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अच्छा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दो ई यहां रखूंगा तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई ये ए आ जाएगा। भाई लेफ्ट ऑफ ई है ना, तो ई के राइट में तो जाना नहीं है, तो ई के राइट में अगर आप ए यहाँ लेके आओगे तो ई के राइट में चला जाएगा, जबकि आपको लेफ्ट में जाना है, तो ई के लेफ्ट में ए आ गया गोल्फ। अच्छा, ये अगर ई है तो ई के लेफ्ट में जाना है ए को लेके, तो ये ई है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ए गोल्फ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ई और ए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा ई के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अब बात आती है मेरे पास केवल लास्ट पॉइंट की। जी टेनिस प्लेयर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज अ क्रिकेटर, यानी कि जी और एच के बीच में एक का गैप। अब देखो जी और एच के बीच में अगर मुझे एक का गैप लेना है तो चलो जरा जी और एच के बीच में एक का गैप लेते हैं। और दोनों का स्पोर्ट आपको पता है, जी टेनिस प्लेयर है, एच क्रिकेटर। तो जी और एच के बीच में अगर आपको एक का गैप चाहिए तो वो तो यहाँ पर ही मिलेगा, इस डायग्राम में देखो जी और एच के बीच में एक का गैप है। अगर आप यहाँ पर जी और एच में से कोई रखोगे तो इधर सीट ऑक्यूपाइड है, इधर भी सीट ऑक्यूपाइड है, तो केवल यही ऑप्शन खाली है। अच्छा, आपने क्या बोला, दैट जी इज टेनिस प्लेयर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज अ क्रिकेटर, तो एच यहाँ पर रखना होगा, क्रिकेटर है वो, और एच के सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पर जी रखोगे, टेनिस प्लेयर है वो। तो एच और जी आ गया। इसमें देखते हैं, चलो जी और एच के बीच में एक का गैप चाहिए और दोनों के गेम्स आपको पता है, जी टेनिस, एच क्रिकेटर। तो देखो यहाँ पर एक का गैप मिल नहीं पाएगा, ये तो दो लगातार जगह है, और फिर एक ये जगह खाली है। तो अब यहाँ पर अगर आप किसी को रखते हो तो दो के गैप के बाद मिलेगा, यहाँ रखते हो तो इधर से तीन के गैप के बाद मिलेगा, ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब है कि जी और एच को आप इस डायग्राम में तो कवर कर ही नहीं सकते। ये दो कुर्सियां एक साथ खाली है और एक थोड़ा दूर है, तो एक का गैप जी और एच के बीच में मिलेगा नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। ये डायग्राम आपको कहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है, आई होप कि ये बात समझ में आ गई आपको। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आपके पास एक पर्सन बाकी है, बाकी सारी जगह आप ऑक्यूपाई करा चुके हो, ए बी सी डी ई एफ, एफ बाकी है, तो दिस इज एफ, ये एफ है, एफ विल प्ले बेसबॉल। ठीक है, बाकी सारे स्पोर्ट्स को आप देख चुके हो, तो एक बी का स्पोर्ट बाकी है, कौन सा, आई होप कि हॉकी होगा, हॉकी। तो हॉकी बाकी है तो वो आप बी को दोगे, बी विल प्ले हॉकी। ठीक है,
अब देखो ये 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम है और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो आपको देगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। तो 4 क्वेश्चन का सेट है, यानी कि 20 मार्क्स के लिए आपने ये फाइट की। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी? अब फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी कौन सा है बताना जरा। जी का लेफ्ट, यानी कि जी के इधर जाना है, फर्स्ट टू द लेफ्ट ई है, सेकंड टू द लेफ्ट सी, थर्ड टू द लेफ्ट एफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ए। तो जी के ऑपोजिट ए, तो लेफ्ट ऑफ जी ए, ए ऑप्शन में नहीं है, तो माय आंसर विल बी नन ऑफ दीज। आई होप ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। क्लियर है? नो डाउट अबाउट दैट? चलो, तो मजा आया आई होप। इस तरह के क्वेश्चंस आपको चैलेंज करेंगे पेपर में अगर आ गए तो, और जब भी आएंगे वो सेट ऑफ 4 या 5 क्वेश्चन दे के जाएंगे, और ये वो क्वेश्चंस थे या होते हैं जो आपको डिफरेंट फील कराएंगे एग्जाम के बाहर। जब बाहर निकलोगे तो आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो केवल मैं ही कर पाया, बाकी लोग तो कर ही नहीं पाए। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीन पॉज कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया। क्वेश्चन में बोला गया दैट देयर आर 8 पीपल, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। दे ऑल आर सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं सारे के सारे। चलो, डायरेक्शन पता है। पहला काम, क्वेश्चन को स्कैन कर लो टू डिसाइड द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देयर आर एग्जैक्टली 2 पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो ये तो कंफर्म पॉइंट है भाई, एस के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं, पहला पॉइंट ही कंफर्म कर दिया। 3 पीपल बिटवीन ए एंड के, नीदर ए नॉर के इज द नेबर ऑफ एस। ठीक है, दूसरे पॉइंट में भी एस का जिक्र है। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके। Only one person between F and H, none of them is sitting at the corner, and J is neighbor of H. तो अगर मैं देखूं कि पहले पॉइंट में S की लोकेशन कंफर्म है और दूसरे पॉइंट में भी S का जिक्र है, यानी कि यहां से पॉइंट को लिया जा सकता है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 एंड 2 हम कवर कर सकते हैं। तो चलो जरा शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 को कवर करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोगों की रो है आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट, देयर आर एग्जैक्टली 2 पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं, एग्जैक्टली 2 पीपल। तो एग्जैक्टली 2 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ एस का मतलब ये एस हो जाएगा, एस के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं। ठीक है, एस के राइट में फिर 5 लोग होंगे, एस के लेफ्ट में केवल 2 लोग थे। अच्छा, अभी अगले पॉइंट में इसका जिक्र था, 3 पीपल बिटवीन ए एंड के एंड नीदर ए नॉर के इज द नेबर ऑफ एस। ए और एस के बीच में 3 लोग हैं, लेकिन ए और के में से कोई भी एस का पड़ोसी नहीं है। तो ए और के में से कोई भी एस का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर ए और के में से कोई भी नहीं बैठ सकता। अब आपको 3 लोगों को बिठाना है ए और के बीच में। अच्छा, तो 3 लोगों को ए और के बीच में बिठाना है, तो अगर मैं 3 लोगों का गैप लेना चाहूं 2 कुर्सियों के बीच में, तो एक तो ये है गैप, 3 पीपल बिटवीन ए एंड के। ठीक है, और कोई गैप है क्या? अगर मैं यहां से देखूं तो 3 लोगों के बाद हम बाहर चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 3 लोगों के बाद कुछ ऐसा आना पड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ पर ए और के को जाने से मना कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 3 लोग ए और के बीच में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ए और के को तो रख दोगे, बट यहाँ पर कैसे रखोगे? बस केवल यही है, देखो, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। तो 3 लोग ए और के बीच में केवल ऐसे ही बैठ सकते हैं। ठीक, अब पता ये करना है कि कौन सा ए है कौन सा के है, कौन सा ए कौन सा के। तो उसके लिए आपको क्या बोला गया? आपको अगली लाइन में बोला गया ना, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब खुद सोचो, अगर ए और के में आपको डाउट था और आपने ए को यहां बना दिया, तो डी को लेफ्ट ऑफ ए कैसे बनाओगे? लिखा हुआ है ना, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो अगर ये ए है तो ए के लेफ्ट में डी तो जा नहीं सकता, तो इसका सीधा मतलब है कि ये ए नहीं है। ये ए नहीं है तो क्या है? ये के है। ए कौन है? यहां पर। आई होप अब ये बात समझ में आ गई। नो डाउट। अब आपने क्या बोला था? डी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी को ए के लेफ्ट में रखना है। तो डी को ए के लेफ्ट में रखना है तो 2 ऑप्शन है डी के पास, या तो आप डी को यहां रखोगे या तो आप डी को यहां रखोगे। भाई लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में, ये तो नहीं बोला गया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। डी ए के इमीडिएट लेफ्ट में है या ठीक लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट में है, ये सब तो नहीं बोला गया। बोला गया लेफ्ट में है।
तो ए के लेफ्ट में तो 2 कुर्सियां खाली हैं, दोनों में से कोई भी डी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, ओनली वन पर्सन इज बिटवीन एफ एंड एच एंड नन ऑफ देम इज सिटिंग एट द कॉर्नर सीट। एफ और एच के बीच में वन पर्सन है और कोई भी कॉर्नर पर नहीं है, तो एफ और एच में से कोई भी यहाँ नहीं बैठेगा, एफ और एच में से कोई भी यहाँ नहीं बैठेगा। और एफ और एच के बीच में वन पर्सन है, तो क्या एफ और एच ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। कैसे बैठेंगे? एक तो ऑलरेडी ए ऑक्यूपाई कर चुका है, ठीक। क्या एफ और एच ऐसे बैठ सकते हैं इन 2 कुर्सियों पे? हाँ, ये बैठ सकते हैं, बिकॉज अभी डी का कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। क्या एफ और एच ऐसे बैठ सकते हैं यहाँ पर, वन पर्सन बिटवीन एफ एंड एच? बैठ तो सकते हैं, लेकिन फिर डी कहाँ जाएगा? एफ और एच को अगर आप यहाँ पर बैठाओगे तो भाई दोनों में से कोई एक चेयर तो डी को देनी ही देनी है। तो अगर आप एफ और एच को यहाँ बैठाओगे तो डी को कहाँ रखोगे फिर? इसका मतलब ये एफ और एच वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ये भी एफ और एच का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है एफ और एच का कॉम्बिनेशन तो आपको मिल गया, इन दोनों में से कोई एफ और एच होगा, इनमें से कोई एच और एफ होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि डी को यहाँ से हटाओ, अब डी तो यहाँ नहीं बैठ सकता, तो डी को यहाँ पर फिक्स करो, ये डी फिक्स हो गया यहाँ पर। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। चलो आगे चलते हैं। जे इज द नेबर ऑफ एच, आपने बोला जे एच का पड़ोसी है, तो जे अगर एच का पड़ोसी है तो ये वाला एच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ एच रखोगे तो जे नेबर नहीं बन पाएगा, तो ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा एच। जे इज द नेबर ऑफ एच में एच का पड़ोसी जे बना दो। और लास्ट लोकेशन किसको देनी है? के की बारी है क्या? नहीं, ए एस डी एफ जी एच जे, तो जी की बारी है, तो लास्ट एलिमेंट इज जी, तो जी के पास केवल एक ऑप्शन था, वो आपने जी को दे दिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर द नेबर्स ऑफ ए, ए के पड़ोसी कौन है? तो ए के पड़ोसी एफ और एच है, सो द आंसर इज एफ एंड एच, ऑप्शन नंबर ई। और ये बिल्कुल मत सोचना कि केवल एक क्वेश्चन वाला सेट है, ये मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन वाले सेट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 15 से 20 नंबर की लड़ाई है। और 15 से 20 नंबर लूज करने का मतलब आप समझ रहे हो, एक नंबर पर तो 2-3 हजार बच्चों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, आप 15 से 20 मार्क्स की बात कर रहे हो। अनइमेजिनेबल मिस्टेक हो जाएगी ये, अनफॉरगिवेबल मिस्टेक होगी ये, जिसकी कोई क्षमा नहीं मिलेगी आपको, कोई चीज उससे आपको बचा नहीं पाएगी। तो डेफिनेटली पूरी तरह से फोकस्ड होकर कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग हिंदी में प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। चलिए, तो अब जरा देखेंगे इस क्वेश्चन ने कहा क्या आपसे। इस क्वेश्चन ने बोला कि 8 लोग हैं, वो स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 people आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी कि 1 person ईच कॉर्नर, एंड फेसेस इनसाइड, and 4 people are sitting in the middle of these 4 sides of the table and faces outside। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सिचुएशन ऐसी है कुछ, सिचुएशन ऐसी है, स्क्वायर टेबल है, 4 लोग कॉर्नर पर हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। 4 लोग मिडिल में बैठे हुए, मिडिल ऑफ द साइड में बैठे हैं और बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर्कल की तरह से ही समझ लो बस, कुछ लोग इनसाइड हैं, कुछ लोग आउटसाइड हैं। क्लियर? कौन से इनसाइड है कौन से आउटसाइड है गिवन है। चलो पहला काम, जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट इंफॉर्मेशन। V is third to the left of P, अगर मैं यहां से शुरू करूं V is third to the left of P, तो मुझे आगे भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओनली 1 person बिटवीन V एंड W, यानी कि V दोबारा आ गया। फिर W इज नॉट द नेबर ऑफ P, यानी कि W और P के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन है, P फर्स्ट पॉइंट में था फिर से रिपीट हुआ, W सेकंड पॉइंट में था फिर से रिपीट हुआ, यानी कि मुझे पहले 3 पॉइंट पढ़ के लग गया कि यार चलो यहां से हम शुरू तो कर सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी है, तो चलो शुरू करते हैं। V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, आपने क्या बोला? V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, लेकिन अब दिक्कत ये है भाई कि P कॉर्नर पर बैठा है इनसाइड देखते हुए, या मिड में बैठा हुआ है आउटसाइड देखते हुए, ये भी तो इशू है। कोई बात नहीं, एक डायग्राम और बनाएंगे,
देखो कनेक्टिविटी तो मुझे मिल गई, लेकिन दिक्कत ये है कि P बैठा कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा। मैं अपने मन से ये तो नहीं मान सकता कि P कॉर्नर पर है इनसाइड देखते हुए या बीच में है आउटसाइड देखते हुए। आपने बोला ना V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, लेफ्ट ऑफ P, तो P के लेफ्ट में मुझे V को लेके जाना है, तो P की पोजीशन क्या है, मिड में बाहर देखते हो या कॉर्नर पर अंदर देखते हो। तो एक बार मैं कॉर्नर पर अंदर देखते हुए बनाऊंगा, एक बार मिड में बाहर देखते हुए बनाऊंगा। ये दो ही सिचुएशन हो सकती है, दो ही वेरिएशन हो सकता है, तो बना लो। फिर V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये V है। P का लेफ्ट अगर अंदर देख रहे हो तो आपका लेफ्ट ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगर P यहाँ है बाहर देखते हो तो P का लेफ्ट ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये V है। नो डाउट, तो दोनों डायग्राम में V आ चुका है। फिर आपने बोला ओनली 1% बिटवीन V एंड W, आपने बोला कि 1% है V और W के बीच में, और अगले लाइन में W के बारे में क्या बोला गया, दैट W इज नॉट द नेबर ऑफ P। तो V और W के बीच में 1%, तो V और W के बीच में 1% यहां से भी रख सकते थे, लेकिन आपने बोला है कि W P का पड़ोसी नहीं है, तो ये हटा दो। तो V और W के बीच में केवल 1% इधर से ही जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट, V और W के बीच में 1%, तो यहां से अगर मैं W को रखूंगा तो W विल बिकम नेबर ऑफ P, ये नहीं है, यहां से मुझे W को रखना पड़ेगा, W इज नॉट द नेबर ऑफ P। तो दोनों डायग्राम में W भी आ चुका है, तो ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब आगे अगर आप चलते हो तो आपको दिखता है दैट S इज ऑपोजिट टू R, S R के ऑपोजिट है, और अगले पॉइंट में V के बारे में कुछ और है, V इज द नेबर ऑफ R। ठीक है, इसका मतलब है कि S R के ऑपोजिट है और आगे V R का पड़ोसी है। ठीक है, S R का ऑपोजिट है, तो S R का ऑपोजिट है और V R का पड़ोसी है। तो V अगर R का पड़ोसी है तो R के पास ये दो चॉइस होंगे भाई। V अगर R का पड़ोसी है तो इन दोनों में से कोई रखोगे आप R को, V अगर R का पड़ोसी है तो इन दोनों में से कोई एक रखोगे R, V R का पड़ोसी है। अब आपने बोला था कि S ऑपोजिट टू R है, तो अगर ये R है तो R के ऑपोजिट यहाँ पर S रख सकते हो क्या, नहीं, इसका मतलब ये R नहीं है। क्या समझ में आया, ये R नहीं है, फिर हटाओ इसको यहाँ से, और ये R हो जाएगा, R के ऑपोजिट यहाँ पर क्या होगा, S, R और S ऑपोजिट होगा। अच्छा, इसमें ये R नहीं होगा बिकॉज R और S ऑपोजिट है, तो R और S ऑपोजिट है तो यहाँ पर तो कोई स्कोप नहीं है, हटाइए इसको, यहाँ पर R फिक्स करते हैं, दिस इज R, R के ऑपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, S, R और S ऑपोजिट हो गए। आई होप ये बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। U is third to the left of Q who is not sitting adjacent to P। अब आपने बोला Q who is not sitting adjacent to P, Q P के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो Q अगर P के बगल में नहीं बैठा हुआ है तो Q को यहाँ से हटाओ। Q अगर P के एडजेसेंट नहीं है तो Q को इन दोनों लोकेशन से हटा दो, यहाँ से भी Q को हटा देंगे, Q इज नॉट एडजेसेंट टू P। तो अब देखो ऊपर वाले डायग्राम में Q को देने के लिए केवल एक कुर्सी खाली है, दिस इज Q, और नीचे वाले डायग्राम में Q को देने के लिए केवल एक कुर्सी खाली है, दिस इज Q। तो दोनों जगह आपने Q को इंक्लूड कर लिया अपने डिस्कशन में। और अब यहां पर क्या बोला गया था, U इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q के लेफ्ट में तीसरा पोजीशन, तो Q का लेफ्ट पहला, दूसरा, तीसरा, ये U है। Q के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, ये U है। तो Q के लेफ्ट में U को आपने थर्ड पोजीशन दे दी। आई होप ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही अभी तक, बहुत सिंपल जा रहे हैं हम लोग। अब इससे स्मूथ तरीका नहीं हो सकता, अगर आप पॉसिबिलिटीज के केस में डायग्राम को तोड़ देते हो, आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन को पिक करते हो, एक साथ मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, ये स्मूथनेस की निशानी है कि आप कितने प्यार से आराम से क्वेश्चन को निपटा दोगे। T इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, T कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है, तो T अगर कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है तो ठीक है भाई, मेरे पास जो जगह खाली है वो बीच वाली है और ये T है। और आपने यहाँ पर बोला T कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है, तो मेरे पास केवल एक कुर्सी खाली है और वो कॉर्नर वाली है, तो अगर मैं यहाँ पर T को रखूंगा तो मैं लास्ट पॉइंट को वायलेट करूंगा। T इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, इसका मतलब ये वाला डायग्राम क्या हो गया, गलत। तो देखो आखिरी पॉइंट या इंफॉर्मेशन में जाके पता चला कि विच डायग्राम वाज करेक्ट। तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले अगर शातिर निकले
तो वो आपको आखिरी पॉइंट तक लेके जा सकते हैं इन मल्टीपल डायग्राम्स, और आखिरी पॉइंट में अंत में जाके पता चलेगा कि कौन सही था। जैसे बिल्कुल मूवी का क्लाइमैक्स होता है ना, कौन सही था, हीरो था, विलन था। तो ये ऐसा किया जाता है, ये अच्छी स्क्रिप्ट होती है जिससे कि अंत में क्लाइमैक्स में जाके आपको पता चलता है। तो U इज रिलेटेड टू R एंड Q रिलेटेड टू T। तो जरा देखिए क्या रिलेशन है भाई। U रिलेटेड टू R, अगर U रिलेटेड टू R है तो यानी कि R के U रिलेटेड टू R यानी कि R के थर्ड टू द राइट है, ये थर्ड टू द राइट U। एंड Q रिलेटेड टू T, तो Q रिलेटेड टू T, तो T से Q चलो जरा, T से Q चलो तो ये भी थर्ड टू द राइट है। तो T से अगर Q चलते हो तो थर्ड टू द राइट है। देन इन द सेम वे S इज रिलेटेड टू व्हाट, टू whom, S इज रिलेटेड टू whom, तो रिलेटेड टू whom यानी कि S किसके थर्ड टू द राइट है, S किसके थर्ड टू द राइट है। अगर मैं देखूं तो S V के थर्ड टू द राइट है। अगर मैं V से देखूं, आप बोलोगे सर इससे क्यों नहीं, क्योंकि ये इसके थर्ड टू द लेफ्ट है, ये T के थर्ड टू द लेफ्ट है, तो ये गलत होगा। तो V के थर्ड टू द राइट है, तो S इज रिलेटेड टू V। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नो डाउट। देखो बिल्कुल मजेदार क्वेश्चंस हैं ये, वो क्वेश्चंस हैं जिनमें सारे कैंडिडेट कंफर्टेबल नहीं होंगे, और अगर वो सॉल्व करेंगे भी तो टाइम ज्यादा किल करेंगे, ज्यादा लेंगे, तो वो काम हमें नहीं करना है अपने पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, फटाफट देखना शुरू करो। चलो आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। ओके, क्या बोला गया, 8 पीपल आर सीटेड अराउंड ए स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल है जिसके चारों ओर 8 लोग बैठे हुए हैं। 2 ऑन ईच साइड, ठीक है, 2 ऑन ईच साइड का मतलब स्क्वायर टेबल में बनाता हूं। 2 ऑन ईच साइड, ये 2 ऑन ईच साइड, ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा अभी आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि दे ऑल आर फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड। तो मैंने आपको कल की क्लास में एक बात बताई थी कि अगर सर्कल में या स्क्वायर में, यानी कि क्लोज्ड फिगर में, आपको डायरेक्शन के बारे में ना बताया जाए तो आप बाय डिफॉल्ट एवरीवन इज फेसिंग इनसाइड मान के सॉल्व करोगे। और अगर रो में ये ना बताया जाए कि लोगों का डायरेक्शन कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट फेसिंग नॉर्थ मान के सॉल्व करोगे। तो यहां पर फेसिंग इनसाइड, एवरीवन इज फेसिंग इनसाइड, हमने ये मान लिया। चलिए अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपने बोला कि ये जो 8 लोग हैं उनमें 3 लेडीज हैं, देयर आर 3 लेडीज, यानी कि 5 मेल हैं 3 फीमेल है। एंड लेडीज आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो पड़ोसी नहीं है, मतलब 2 फीमेल एक साथ आप नहीं बैठा सकते। ये 2 फीमेल यहाँ पर नहीं बैठ सकती, ये 2 फीमेल यहाँ पर नहीं बैठ सकती, बिकॉज ये फिर पड़ोसी हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं जरा। अभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम है कि लेडीज हैं कौन। अगर पॉइंट नंबर 1 कहता है जे इज बिटवीन एल एंड एफ, यानी कि जे को एल और एफ के साथ कनेक्ट किया गया है, फिर बोला गया जी इज बिटवीन आई एंड एफ एंड एच अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट में जे को देख रहा हूं और फर्स्ट पॉइंट में जे को देख रहा हूं, तो यहां से बात शुरू हो सकती है। तो थर्ड पॉइंट में भी जे है, फर्स्ट पॉइंट में भी जे है, तो शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड एक साथ उठाते हैं। थर्ड पॉइंट पहले उठा सकते हैं, देखो थर्ड पॉइंट में आपने बोला एच अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अच्छा एच अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अब मेरे पास जे को देने के लिए 2 ऑप्शन है किसी भी साइड में। आप ये मत सोचना कि जे अगर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, जे यहाँ भी तो हो सकता है, बिल्कुल। ये 2 अलग अलग टाइप की चेयर हैं, दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर, ठीक है, डिफरेंट चेयर। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि इमेजिन करो कि इस चेयर के ऑपोजिट कौन बैठा है, बताना जरा। ये वाला पर्सन बैठा होगा, जो कि इनके और इनके, ये जो 2 लोग ऑपोजिट हैं इनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग, ठीक है। या इस पर्सन के ऑपोजिट जो बैठा है वो थर्ड टू द लेफ्ट है। और अगर मैं इस चेयर की बात करूं तो इसके ऑपोजिट जो बैठा हुआ है
वो थर्ड टू द लेफ्ट नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू द लेफ्ट है। यानी कि आप ये गलती मत करना कि आप ये बोल दो कि सर कोई भी चेयर जे को दे दो, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है। बिल्कुल नहीं, इस तरह के डायग्राम में बात एक नहीं होती। अगर आप जे को ये वाली चेयर देते हो तो ये भी चेयर दे सकते हो, ये दो डिफरेंट चेयर है। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या बोला मुझसे, दैट कि अगर मुझे वो पॉइंट लेना है एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे में मैं दो तरीके से जे को रख सकता हूं, देखो। ओके, एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे में एक बार मैंने जे को यहाँ रखा और एच को फर्स्ट सेकंड ये बना दिया सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, और एक बार मैं जे को यहाँ रखता हूँ, देखो, और एच को फर्स्ट सेकंड यहाँ पर बना लेता हूँ। अच्छा, एच क्या है, एच इज अ लेडी मेंबर, तो लेडी मेंबर को हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो लोग नए हैं इनको मैं बता दूं, सर्कल विल रिप्रेजेंट फीमेल मेंबर और ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा मेल मेंबर को, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एच फीमेल है तो एच को सर्कल के अंदर बना दो, ठीक है, एच इज अ फीमेल मेंबर तो एच विल गो इनसाइड अ सर्कल। आगे चलो, जी इज सॉरी जे इज बिटवीन एल एंड एफ, तो आपने बोला जे एल और एफ के बीच में है, तो जे अगर ये है तो एल और एफ के बीच में, जे अगर एल और एफ के बीच में है तो इनमें से कोई एल होगा, इनमें से कोई एफ होगा। इसमें आपने बोला जे एल और एफ के बीच में है तो इनमें से एफ और एल होगा, कोई ना कोई तो। ठीक है, आगे चलते हैं, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो जी अगर आई और एफ के बीच में है तो जी को बीच में होना पड़ेगा आई और एफ के। अब देखो, अगर मैंने यहां पर एफ ले लिया, ठीक है, ये वाला अगर एफ है तो जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो यहाँ पर जी रखना पड़ेगा, यहाँ पर आई रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये एफ मान लिया आपने तो ये तो जी हो नहीं सकता कभी भी, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो ये वाला जी तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एफ यहाँ रख दिया तो ये जी और ये आई होना चाहिए, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है, इसका मतलब ये कि ये वाला पर्सन एफ नहीं है, दिस इज नॉट एफ, ये एफ नहीं होगा। तो ये अगर एफ नहीं होगा तो ठीक है, ये आई है, सॉरी एल है, ये एल है, ये एफ है। आपने क्या बोला, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो ये जी बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में जी। अच्छा, इसमें देखो, आप यहाँ पर एफ को रख नहीं सकते क्योंकि एफ यहाँ रखोगे तो जी इज बिटवीन आई एंड एफ, ये जी हो नहीं सकता। एफ यहाँ रखोगे तो जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो ये जी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये एफ नहीं है, कंफर्म। यहाँ पर एल रखना होगा, यहाँ पर एफ रखना होगा, सेम प्रॉब्लम आ गई थी, ये एफ हो गया, ये एल हो गया, और जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो यहाँ पर जी और ये आई हो गया। ये बात भी समझ में आ गई। आगे चलो, एफ अ मेल मेंबर इज सीटेड ऑपोजिट टू ई, एफ मेल मेंबर है, यानी कि एफ मेल मेंबर है, ये तो आपने बता ही दिया, एफ इज अ मेल मेंबर, ये आपने बता दिया, मेल है, ट्रायंगल के अंदर जाएगा, इज ऑपोजिट टू ई। अब देखो जरा इस डायग्राम में क्या एफ ऑपोजिट टू ई है, इस डायग्राम में आपको समझ में आया कि एफ ऑपोजिट टू ई है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें अगर मैं देखूं तो एफ इज ऑपोजिट टू ई, यस, और ई कौन है, अ लेडी मेंबर, यानी कि फीमेल मेंबर है। अब आप खुद सोचो, आपको मेरी इस बात का अब इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा जो मैंने शुरू शुरू में बोला था इस क्वेश्चन में, दैट ये जो दो चेयर हैं ये दोनों डिफरेंट चेयर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होता कि ये दोनों डिफरेंट चेयर है, और मान लो किसी कैंडिडेट ने यहां से शुरुआत कर दी होती जे को रख के, भाई जब आपको ये सेम चेयर लगती है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, फिर तो अगर आपने जे को यहाँ मान के शुरू कर दिया होता तो यहाँ पर इस पॉइंट में आके आप अटक जाते, फिर आप कहते सर ये एफ ऑपोजिट टू ई क्यों नहीं बन पा रहा है, मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या हो गया ये, आपने तो जे मान लिया और आगे चलोगे, आपको नहीं दिखाई देगा कि एफ ऑपोजिट टू ई, आपको लगेगा यार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, अप्रोच सीखना है।
अप्रोच क्या कहता है कि ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर हैं और आपको दोनों तरफ जे को लेके शुरुआत करनी थी, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में शुरू किया था। ठीक है, आपको याद होगा। उनमें से एक पॉइंट एलिमिनेट हो गया क्लियरली, हटा दो इसको। अब आपसे क्या बोला गया नेक्स्ट, देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई। अच्छा, अभी देखो एक लास्ट पर्सन बचा हुआ है, उसको रख लेते हैं, एक ही लास्ट पर्सन है, कौन सा? ई एफ तो हो चुका, जी एच भी हो चुका, आई जे के बाकी है, तो दिस इज के। ठीक है, अब आपने लास्ट पॉइंट में क्या बोला, देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई। तो एफ और आई के बीच में एक लेडी मेंबर है, तो एफ और आई के बीच में एक लेडी मेंबर है, यानी कि जी लेडी मेंबर है। तो टोटल कितने लेडी मेंबर थे? 3, और वो एडजेसेंट नहीं है, वो दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। हाँ, 3 लेडी आ चुकी हैं, 3 सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, और दे आर नॉट सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। बाकी सारे मेल होंगे, के मेल होगा, एल मेल होगा, जे मेल होगा, और आई भी मेल होगा। आपसे पूछा गया है कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जे है। इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने दे दिया, बट ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पूछा, आप तो कुछ भी पूछ सकते थे मुझसे, और वो तो मैं तभी इंश्योर कर पाऊंगा जब मेरे पास करेक्ट डायग्राम हो, और ये भी आएगा सेट ऑफ 2 और 3 क्वेश्चन में। तो बच तो सकते नहीं हो कि आपने कोई एक सॉल्व कर दिया, बाकी दोनों भी आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दोगे। नो, उसके लिए आंसर होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। और इस तरह की दो भी सिचुएशन आती है, अगर एक साइड में दो दो चेयर रखी हुई हैं, तो ये दोनों चेयर डिफरेंट मानी जाती हैं, इनको एक सेम चेयर मान के सॉल्व मत करना। ठीक है, इस क्वेश्चन से सबसे बड़ी लर्निंग आपको ये मिली। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। बी फास्ट गाइस, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। ठीक है, बहुत सारे लोग तो इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे, सर ये एंगल वेंगल कहां से आ गया, क्या ये हम मैथ्स कर रहे हैं क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कुछ भी वो दे सकते हैं, आपके बेसिक आइडिया एंड कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। यू कैन नॉट कंट्रोल देम। अगर आपको लगता है कि नहीं 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 बस ऐसा ही होगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, आपको हर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहना है। तो अभी यहाँ से आपको क्या बोला गया, दैट 7 पीपल आर देयर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। 7 लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। अगली लाइन में मुझे तो केवल 6 लोग दिख रहे हैं, ए बी सी डी एफ जी। ई तो गायब है, देखो। हाँ देखो, ई तो गायब है इसमें। आपने बोला ए बी सी डी ई एफ जी सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, और इसमें ई को तो आपने गायब कर दिया। अगर ई यहाँ पर आपने गायब कर दिया, और फिर आपने बोला क्या, देखो नेक्स्ट लाइन में आपने क्या बोला, दैट ए बी सी डी एफ जी, यानी कि ये जो 6 लोग हैं, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर। पहली लाइन में बोला गया था कि 7 लोग बैठे हुए हैं, दूसरी लाइन में बोला गया कि 7 में से 6 लोग ई को छोड़ के, ये जो 6 लोग हैं बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो एक सर्किल में अगर 6 लोग इक्वल डिस्टेंस पर बैठते हैं, इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। एक पूरे सर्कल को अगर आप 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो एक यानी कि 2 इक्वल पार्ट के बीच में जो गैप बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर पर मुझे मालूम है कि ये कितना होता है, 360 होता है। इसको अगर आप 6 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो एवरी पार्ट विल हैव 60 डिग्री। तो आपको बस इस पॉइंट से ये समझना था कि आपको बोला गया कि 6 लोग बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। और फिर वही बात कि सेंटर पे, चलो यहाँ पर तो बोला गया है कि एवरी वन इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, तो ये 2 4 6 6 कुर्सियां तो मैंने बना दी, और मुझे मालूम है कि ये जो एंगल है सेंटर पर इनके बीच में, आप अगर ये देखोगे तो एंगल बिटवीन देम हाउ मच? 60 डिग्री ईच। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ऐसे समझना है आपको। आई होप कि ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, 60 के एंगल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अगर ये बात आपको समझ में आती है कि एवरी वन इज सिटिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 6 लोग, तो बात आती है भाई 7वां कहाँ बैठेगा?
अब देखो सातवें को बीच में कहीं बिठाना होगा, क्योंकि अगर सातवें को बीच में नहीं बिठाओगे तो ये जो एंगल ऑफ 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना कि एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर आप सातवें को बीच में नहीं बैठाओगे कहीं, तो फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्यों? कैसे बन पाएगा? वो तो 60 के मल्टीपल में बनेगा। इनके बीच में 120, इनके बीच में 120, इनके बीच में 180। तो 90 डिग्री का मतलब बीच में बैठाना पड़ेगा सातवें पर्सन को, और सातवां पर्सन बीच में कहीं बैठा लो, चलो मैं यहाँ बैठा लेता हूँ। दिस इज सेवंथ पर्सन। अच्छा, वो सेवंथ पर्सन है कौन? वो तो ई है ना, ए बी सी डी एफ जी। आपका मन करे इधर बैठा लो, आपका मन करे यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, कहीं पे भी बीच में बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपको वो सेवंथ पर्सन मैंने यहाँ बना लिया, और आपने वो सेवंथ पर्सन किसको रखा है? ए बी डी एफ जी, यानी कि ई बाकी था, तो ये है ई। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। और ये जो बीच में बैठेगा, तो इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल, इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। ये 60 डिग्री है, तो ये 30 एंड 30। बात समझ में आ गई? चलो, अब अगर ई मुझे दिखाई दे गया, तो मैं कोशिश तो करूंगा कि भाई ई के बारे में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन दे दो, बात बन जाएगी। तो आपने ई के बारे में क्या बोला है भाई? ए इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ई। ठीक है, ए जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है ई से, एंड 120 डिग्री फ्रॉम बी। ठीक है, और एक और बात आपने ई के बारे में बताई है, ये तो पॉइंट है ई के बारे में। ई के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है, लास्ट लाइन, बी इज ऑपोजिट टू जी एंड सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। बी जो है ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट टू जी, एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि बी जो है वो लेफ्ट ऑफ ई है। बी के बारे में दो इंफॉर्मेशन है, बी ऑपोजिट टू जी एंड सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई के लेफ्ट में अगर मुझे बी को बिठाना है, तो ई के लेफ्ट में बी। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये तो नहीं लिखा है कि जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ, या नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ, या जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ, या इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। तो हम आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ठीक बाद वाला ही होगा? जब आप अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स की बात करते हो, तो अगर सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स में खास करके सर्किल एंड स्क्वायर यानी कि क्लोज फिगर की बात करूंगा, तो क्लोज फिगर में अगर मैंने बोल दिया कि कोई पर्सन किसी के लेफ्ट में बैठा है, और क्लोज फिगर की बात हो रही है सर्कल या स्क्वायर की, तो आप उसको इमीडिएट लेफ्ट बाय डिफॉल्ट मान सकते हो। क्लोज फिगर में यानी कि सर्किल और स्क्वायर में अगर आपने बोला कि बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, तो उसको आप इमीडिएट लेफ्ट ही मानोगे। अदरवाइज अगर आप लेफ्ट ऑफ ई में इमीडिएट लेफ्ट नहीं मानोगे, तो ई के लेफ्ट में तो ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, इधर से जाओ तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट ही है। फिर तो पूरा का पूरा ई के लेफ्ट में यहां तक हम जा सकते हैं, फिर तो कोई और छोर नहीं है। तो इसीलिए आपने क्या बोला, बी ऑपोजिट टू जी एंड इज सेकंड, नॉट सेकंड, एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। तो सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, तो ये बी आ गया, और बी इज ऑपोजिट टू जी, तो बी इज ऑपोजिट टू जी, तो ये जी आ गया। क्लियर है? अब ई के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दी, दैट ए इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ई। तो ए जो है 90 डिग्री फ्रॉम ई है, तो ए अगर 90 डिग्री फ्रॉम ई है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहां से देखोगे तो ये भी 90 डिग्री है। तो ए 90 डिग्री फ्रॉम ई, कोई दिक्कत नहीं, ए के पास दो चॉइस, एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम बी। ए के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है, एंड ये ए के बारे में बात हो रही है, दैट ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम बी। तो ए 120 डिग्री फ्रॉम बी बनाता है, तो ये वाला ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में फिर तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये ए गलत है, क्योंकि आपने बोला है ए और बी के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। दिस ए विल बी एलिमिनेटेड, आपके पास केवल एक ही ए बनेगा, दिस इज ए। और ए और बी के बीच में 120 डिग्री है क्या? बिल्कुल, ये देखो 60 डिग्री, और ये भी हो गया 60 डिग्री, तो टोटल क्या हो गया? 120 डिग्री, नो डाउट। ए भी आ गया। अब आपने फर्स्ट पॉइंट में कुछ बोला है, दैट सी इज सिटिंग आफ्टर टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ। राइट ऑफ एफ में टू प्लेसेस पे सी बैठा हुआ है, एफ हु इज वन प्लेस राइट ऑफ डी। अच्छा, वन प्लेस राइट ऑफ डी का मतलब क्या होता है? बीच में एक भी नहीं। वन प्लेस राइट ऑफ डी का मतलब इमीडिएट राइट। वन प्लेस राइट ऑफ डी का मतलब बीच में जीरो। टू प्लेस राइट ऑफ डी का मतलब बीच में एक। थ्री प्लेस राइट ऑफ डी का मतलब बीच में दो।
अब आप बोलोगे सर वन प्लेस राइट ऑफ डी में बीच में आप जीरो क्यों ले रहे हो? मैं इसलिए ले रहा हूँ, या आपको भी लेना है, बिकॉज जीरो प्लेस राइट ऑफ डी नाम की कोई चीज नहीं होती. देयर इज नथिंग कॉल्ड जीरो प्लेस राइट ऑफ डी या जीरो प्लेस लेफ्ट ऑफ डी. तो वन प्लेस राइट ऑफ डी या लेफ्ट ऑफ डी का मतलब इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट होता है. जीरो प्लेस राइट या जीरो प्लेस लेफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. तो आपने क्या बोला, एफ हु इज वन प्लेस राइट ऑफ डी. तो एफ हु इज वन प्लेस राइट ऑफ डी का मतलब एफ डी के ठीक राइट में है. तो एफ अगर डी के ठीक राइट में, तो एक साथ दो कुर्सी चाहिए एफ और डी को. एक साथ दो कुर्सियां यहीं पर खाली है, क्योंकि यहाँ पर तो इकलौती चेयर खाली है. तो एफ इज वन प्लेस राइट ऑफ डी का मतलब डी के इमीडिएट राइट में है, तो डी के इमीडिएट राइट में एफ. एफ इज वन प्लेस राइट ऑफ डी. ठीक है. और आपने बोला था सी इज टू प्लेसेस राइट ऑफ एफ. तो एफ के टू प्लेसेस राइट. ठीक है, आफ्टर टू प्लेसेस, नॉट सी सिटिंग आफ्टर टू प्लेसेस राइट ऑफ एफ. आफ्टर टू प्लेसेस राइट ऑफ एफ का मतलब वन प्लेस राइट, टू प्लेस राइट, और इसके बाद कौन बैठेगा, सी. तो आफ्टर टू प्लेसेस राइट ऑफ एफ, तो आफ्टर टू प्लेसेस राइट का मतलब टू प्लेसेस के बाद अगली चेयर आप किसको दोगे, सी को. तो ये सी आ गया. ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है. आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गौरव. लगता है ये दूसरे क्वेश्चन का सवाल आपको मिल गया, तो इसको छोड़ो, डोंट वरी, इसको इग्नोर करो. गौरव की पोजीशन प्रिया के रिस्पेक्ट में लगता है किसी दूसरे क्वेश्चन का सवाल यहाँ पर चिपका दिया इन्होंने. डोंट डोंट वरी, ओवरऑल हमारा आंसर ये है. एंड अब इसके बाद आप दो क्वेश्चन पूछो, तीन क्वेश्चन पूछो, वी कैन सॉल्व दैट इजीली. आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट, वेरी क्विकली. चलो अभी जरा देखते हैं कि क्या बोला गया. ओके, 8 लोग हैं सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके, बहुत बढ़िया. ठीक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे. चलिए, अभी आपसे बोला कि 8 लोग दे आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन क्लियर नहीं है. कितने लोग नॉर्थ में है, कितने लोग साउथ में है, वी डोंट हैव एनी आइडिया. ठीक. अब आपसे बोला गया कि 8 लोगों का तो पोजीशन मुझे बतानी है. मुझे ये भी नहीं पता है कि कितने लोग साउथ हैं, 5 लोग साउथ हैं या 3 लोग नॉर्थ हैं, या 5 नॉर्थ 3 साउथ, या 4 4 का कॉम्बिनेशन है, या 6 2 का कॉम्बिनेशन. आई डोंट हैव एनी आइडिया. तो अभी बोला गया एक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड डब्ल्यू. ठीक है, वो देख लेंगे एक्स को सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड डब्ल्यू. तो अगर हम बोलें कि एक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड डब्ल्यू, तो टी अगर नॉर्थ में है तो हम एक्स को रख सकते हैं, डब्ल्यू अगर साउथ में है तो हम एक्स को रख सकते हैं. अच्छा, सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड डब्ल्यू का मतलब ये तो क्लियर है ना. देखो, अभी मैं एक्स को सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड डब्ल्यू अगर बनाना चाहूं, तो एक बात तो कंफर्म है कि एक्स जहां भी होगा उसकी डायरेक्शन क्या है नहीं मालूम. सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड डब्ल्यू का मतलब एक्स और टी के बीच में भी एक का गैप, एक्स और डब्ल्यू के बीच में भी एक का गैप. तो एक्स और टी के बीच में भी एक का गैप, एक्स और डब्ल्यू के बीच में भी एक का गैप. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका, अगर मैं एक्स को यहाँ रखा तो एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक का गैप, एक्स और टी के बीच में भी एक का गैप. ये टी और डब्ल्यू को इंटरचेंज कर दिया. आपने बोला था एक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड डब्ल्यू, तो टी के राइट में एक्स है, तो टी के राइट में एक्स होगा तो टी साउथ होगा. टी साउथ होगा तभी तो देखो सेकंड टू द राइट, टी का राइट ये होगा. और राइट ऑफ डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू नॉर्थ में होगा तभी तो डब्ल्यू के राइट में सेकंड पोजीशन पर. तो इस डायग्राम में डब्ल्यू नॉर्थ और टी साउथ है. इस डायग्राम में डब्ल्यू के राइट में, वेट, डब्ल्यू के राइट में यानी कि डब्ल्यू साउथ, और यहाँ पर टी के राइट में. एक्स का डायरेक्शन मुझे नहीं मालूम. अच्छा, अभी आपने क्या बोला, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ एंड एस इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स.
then F is fourth to the left of L, who is second from the left end. Z is not facing towards south. W is not the neighbor of L. अच्छा, इससे अगर मैं देखूं तो इससे क्या हो रहा है कि X is second to the right of T and W, T is third to the right of F. T is third to the right of F में मैं F के बारे में कुछ और देखना चाहूंगा, चलो देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे T is third to the right of F और F के बारे में एक और जानकारी दी गई है that F is fourth to the left of L और L is second from the left end। चलो भाई, T को थर्ड टू द राइट ऑफ F बनाना है, तो T को थर्ड टू द राइट ऑफ F अगर बनाना है तो इसका मतलब T और F के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। मैं उस पॉइंट को पिक कर रहा हूँ, T और F के बीच में 2 का गैप, 1 2 और ये F आ जाएगा। अगर मान लेता हूँ कि मैं T और F के बीच में 2 का गैप बनाना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा, तो टोटल कितने हुए, 3 3 6 2 8 लोग तो हो चुके हैं, ठीक है। और आप F के बारे में क्या बोल रहे हो, F इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L, तो F और L के बीच में 3 का गैप, F इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L का मतलब F और L के बीच में 3 का गैप, तो 1 2 3 यहाँ पर L आ जाएगा, ये अगर F है तो ये L आ जाएगा, नो डाउट। और L हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो L क्या सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड से क्या दूसरे पोजीशन पर है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये गलत, ये गलत कब हुआ था, जब आपने T को थर्ड टू द राइट ऑफ F में F इधर बनाया था। अब देखो T को थर्ड टू द राइट ऑफ F में अगर T और F के बीच में 2 का गैप चाहिए तो आप यहां बनाओ, T और F के बीच में 2 का गैप यहां बना दिया मैंने, और T थर्ड टू द राइट ऑफ F का मतलब F तो नॉट देखेगा ना, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तभी तो आप T को थर्ड टू द राइट बनाओगे। और अब आप F को फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L बनाओ, यानी कि F और L के बीच में 3 का गैप, तो F और L के बीच में 3 का गैप कैसे है, देखो 1 2 3 1 2 3, ये L आ गया। टोटल अभी तक कितने हैं, 3 3 6 2 8, अब देखो 8 हो गए। और L के बारे में क्या बोला गया, L इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अब 8 हो चुके हैं, 3 3 6 2 8 हो चुके हैं, और L को सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट कहां से बनाऊंगा मैं, L तो बिल्कुल किनारे पर आ गया ना, इस केस में F आ गया, और आपने बोला F इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L, यानी कि F और L के बीच में 3 का गैप, और जब मैंने L को रखा तो देखा कि L तो बिल्कुल किनारे पर है, तो ये डायग्राम कैंसिल, ये डायग्राम कैंसिल हुआ। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। आपने बोला है कि T और F के बीच में कितने का गैप है, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ F, यानी कि 2 का गैप, तो 1 2, अगर मैंने F को यहां बना दिया, T और F के बीच में 2 का गैप, फिर आप बोलते हो F और L के बीच में 3 का गैप, क्योंकि F इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L, तो F और L के बीच में 3 का गैप, 1 2 3 L, 3 का गैप हो जाएगा। और क्या अब L को मैं लेफ्ट से सेकंड बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो ये अगर L है और यहां से एक और पर्सन मैं इधर रख दूं तो L लेफ्ट हैंड से सेकंड हो जाएगा, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम तो एलिमिनेट हो चुका था। अब जरा F और L की डायरेक्शन देख लेते हैं। T को थर्ड टू द राइट ऑफ F बनाना था, तो F के राइट में T होना चाहिए, तो F साउथ देखेगा, F के राइट में T होना चाहिए तो F साउथ देखेगा। और F इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L है, तो F अगर L के लेफ्ट में चौथा है तो L साउथ देखेगा, L के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पर F आ गया। अभी तक देख लो ये एंड पॉइंट आ चुका है, दिस इज माय एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, तभी तो L सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा, ये एंड पॉइंट होना पड़ेगा, इसके लेफ्ट में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ये एंड पॉइंट है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो चुके हैं लगातार, तो 8वां तो इधर ही बैठेगा ना, ये तो क्लियर है कि 7 लोग हो चुके हैं, ये एंड पॉइंट है, तो 8वां इधर बैठेगा, नो डाउट। ये ओवरऑल पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आपने क्या बोला, S इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ X, S को बोला गया फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ X। अच्छा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ X का मतलब S और X के बीच में 3 का गैप, S और X के बीच में 3 का गैप, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है S का बनना, तो इधर ही रखोगे।
और एस को आपने बोला फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स का मतलब एक्स को नॉर्थ देखना होगा, तभी तो एक्स के लेफ्ट में फोर्थ, एक्स को नॉर्थ देखना होगा तभी तो एक्स के लेफ्ट में फोर्थ। ठीक है, अब आपने बोला है कि सेकेंड एंड फोर्थ पर्सन आर फेसिंग साउथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकेंड एंड फोर्थ पर्सन आर फेसिंग साउथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड से जो दूसरा पर्सन है वो साउथ देखेगा, वो तो ऑलरेडी देख रहा है, और चौथा पर्सन यानी कि ये पर्सन भी साउथ देखेगा, तो इसको भी साउथ की ओर बना लो। सेकेंड एंड फोर्थ लेफ्ट हैंड से साउथ वाले हो गए। Z इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, आपने बोला कि Z साउथ में नहीं देखेगा, तो अब देखो ये 6 कुर्सियां भरी हुई हैं, 2 कुर्सियां खाली हैं Z के लिए, और आप बोल रहे हो कि Z साउथ नहीं देखेगा, तो ये तो Z नहीं हो सकता, तो फिर Z कहाँ रखूंगा मैं, यहाँ रखूंगा Z, और Z साउथ नहीं देख रहा है यानी कि Z तो नॉर्थ देखेगा ना, फिर ये वाली कुर्सी नॉर्थ वाली होगी। नेक्स्ट, अब देखो केवल एक पर्सन बाकी है मेरे पास, कौन सा है भाई, एक्स डब्ल्यू जेड एफ टी एल, टी एल एक्स डब्ल्यू एफ जेड पी एस, तो P बाकी है, तो ये P को दे दो, दिस इज P। Z इज नॉट फेसिंग साउथ बट सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, तो Z क्या फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P है, तो P अगर साउथ देख रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ बिल्कुल फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P है। सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, अभी मुझे केवल S का डायरेक्शन देखना है। P हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, देखो P के बारे में क्या बोला गया, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, ठीक है, और S इज फेसिंग नॉर्थ, और उसमें साफ साफ बोला गया है S इज फेसिंग नॉर्थ, तो वो तो S नॉर्थ देखेगा, तभी तो S के थर्ड टू द राइट P होगा। तो कुल मिलाकर ये आपका ओवरऑल सोल्यूशन था। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लोगों को टफ लगता है, लोग कहते हैं सर इतना खतरनाक क्वेश्चन आया था, कोई खतरनाक नहीं है, आप बस आराम से सुकून से करेक्ट इन्फॉर्मेशन को पहले पिक कर लो, बहुत स्मूथली सॉल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चन सेट ऑफ 4 या सेट ऑफ 5 में आएगा, यानी कि इसके साथ 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 20 से 25 नंबर के लिए फाइट है ये। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट कौन सा होगा, एल पी एफ एक्स, एल पी एफ एक्स, तो एल साउथ, पी साउथ, एफ साउथ, एल पी एफ ये तीनों साउथ है, एक्स नॉर्थ है, तो एक्स ऑड वन आउट हो जाएगा। एल पी एफ ये तीनों क्या है, देखो जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये तीनों साउथ वाले हैं, तो मेरे लिए ऑड वन आउट एक्स आ जाएगा, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ की बेसिस पे इन्होंने ऑड वन आउट दिया हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, बट अभी सिटिंग अरेंजमेंट का और भी पार्ट लेके आऊंगा मैं, उसमें हम लोग और भी वेरिएशन करेंगे, और साथ ही साथ हमें पजल भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सीवीटी इज ऑल्सो नोन अबाउट पजल्स। पजल्स में क्या आते हैं, पजल्स का फॉर्मेट क्या होता है, कितने टाइप के पजल होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए, सेशंस को रेगुलरली कवर करते रहिए, और पुराने जितने भी सेशन है उनको कैसे कवर करना है, आप चैनल पर आएंगे, चैनल पर आने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट पे जाना है, और यहाँ पर फिर आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट को कवर करना है। खुद भी यूज करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ये प्लेलिस्ट, सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर वेल। और प्लेलिस्ट को कवर करने के बाद, हर एक टाइप और ट्रिक को जानने के बाद, आपको फिर क्या करना है, आपको देने हैं मॉक्स। मॉक्स कहाँ मिलेंगे, टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पे आप विजिट करोगे, चाहे वो ऐप पर विजिट करो या वेबसाइट पर विजिट करो, वहां पर आपको कंप्लीट मॉक, फुल लेंथ मॉक, डोमेन, लैंग्वेज, जीटी, सबके मॉक आपको मिल जाएंगे। 50 का एक पैक है, 50 मॉक्स का एक सेट मिलेगा आपको, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट की रेट पर, और उसको आप देना शुरू करिए, सेम टाइम पर मॉक की प्रैक्टिस करिए, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है उसको प्लेलिस्ट से कवर करिए। अभी अपकमिंग डेज में मैं और भी टॉपिक्स आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा इस प्लेलिस्ट में, तो बस सेशन को फॉलो करते रहिए, लाइक भी करिए अगर आपको सेशन पसंद आते हैं, सो दैट यू गाइस कैन मोटिवेट आवर एनर्जी। आपसे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जस्ट डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, सो दैट ये इनिशिएटिव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और आपको फायदा हो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, डन फॉर द डे, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हेल्थ और प्रिपरेशन दोनों का ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।